नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो प्राचीन भारत का जो घटना चक्र जो सीरीज चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में हम अगर बात करें तो गुप्त वंश में टोटल 150 से ज़्यादा प्रश्न है गुप्त वंश में। तो इसे 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। आज कोशिश करेंगे क्या कि 100 क्वेश्चन इसे पढ़ लें। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, प्रश्न 1 है गुप्त वंश का, से प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का सर्वप्रथम जान लीजिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। और गुप्त वंश की अवधि की बात करें कि कब आए थे, तो ये यहाँ देखिए 275 याद रखिएगा, 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अब इस अवधि के माने तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 550 अगर लास्ट वाला देखें तो कहाँ पर है, तो यहाँ देखें तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक सिर्फ हमें ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। तो इसे हम आंसर क्या है मान सकते हैं कि 319 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का अवधि शासन काल रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध या फिर प्रसन्न होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्रश्न को दोहराया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, और उपयुक्त व्याख्या यहाँ पे है से बता दिया गया है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम देवगुप्त था, इनका दूसरा नाम। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, और उन्हें नाम देवराय तथा देवश्री भी मिलते हैं, यानी देवश्री भी उन्हें कहा जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो था समुद्रगुप्त, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। प्रश्नों को फिर यहाँ दोहराया गया है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो समुद्रगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख देखिए तो अशोक से संबंधित तो है ही, और ये समुद्रगुप्त से भी संबंधित है, क्योंकि समुद्रगुप्त की उनकी जो विजय है वो भी इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है प्रयाग प्रस्तुति पे उल्लेख किया गया है, दर्शाया गया है। तो इस तरह ऑप्शन सी और डी दोनों सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से वही है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। प्रश्न है 10, प्रयाग प्रस्तुति किसके सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी देती है। तो वो जगह समुद्रगुप्त, जिसमें मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद का जो स्तंभ है प्रयाग प्रस्तुति उसमें सैन्य अभियान की जानकारी जो देता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। प्रश्न 12 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो जहांगीर का हो जाएगा, जहांगीर का लेख मिलता है। यहाँ थोड़ा समझते हैं। तो प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत देता है, ये तो हम सभी जान गए। और इसकी रचना समुद्रगुप्त के संविधान विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मत था कि यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। ठीक है, कौशाम्बी में खुदवाया गया था, और अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद में यानी कि प्रयाग के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर के एक लेख है, जहांगीर का लेख है, मतलब कि इससे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न नंबर जो है इस 2016 में आया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इस लेख से बहुत ही जो क्या है, बहुत से जो है उनसे ये संबंध रखते हैं। तो इसमें जहांगीर का लेख है, रानी का भी लेख है, अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापत्रों को संघभेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्तीर्ण है। तो यहाँ हम देखें कि जहांगीर से भी संबंधित हो गया, रानी का भी लेख भी है, अशोक भी संबंधित है, समुद्रगुप्त भी संबंधित है। तो ये इलाहाबाद का प्रयाग प्रस्तुति स्तंभ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा। प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। यहाँ थोड़ा देखते हैं तो इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक लिखी ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द एम्पिरिकल गुप्ताज में उन्होंने उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद पृथ्व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पे कोई प्रतिद्वंद ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर, और ये प्रश्न जो आया है यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, यानी समुद्रगुप्त के समकालीन जो है और उनके राज्य के बारे में इधर दिया हुआ है, तो इसे मिलान करना है। तो बात करें धनंजय, तो धनंजय जो थे वो थे कुस्तलपुर के, तो 1 का 3 हो जाएगा, कुस्तलपुर का हो जाएगा। और नीलराज थे अवमुक्त। उग्रसेन की बात करें तो ये थे कांची के, तो सी का 4, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, फिर से इसे मिलाते हैं। तो धनंजय हो जाएंगे कुस्तलपुर के और नीलराज थे अवमुक्त के। उग्रसेन की बात करें तो उग्रसेन थे पालकक्का और विष्णु गोप थे कांची के। तो ये सही मिलान है, इसे देख लीजिए आप सभी, सही मिलान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 का देखें 3, तो 1 का 3 कहीं पर है तो हमें मिलता है 1 का 3 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16 है, मेहरौली लोह स्तंभ किसकी स्मृति है। तो ये हो जाएगी चंद्र का। यहाँ दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक की राजा की उपाधि का वर्णन किया है, जिसके समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। ठीक है, समीकरण यानी कि तुलना किया जाता है। ये एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय मेहरौली लोह स्तंभ, लोह मतलब लोहा समझ रहे होंगे, स्तंभ मीन्स जो स्तंभ है वो क्या है, लोहा का था। तो मेहरौली लोह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान ही उसने लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का, यहाँ पे जो गरुड़ है उसका अंकित किया गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता स्थापित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता स्थापित की थी। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शंकों के आक्रमण के सक्षम विरोध न होने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था और शंकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो वो हो जाएगा गुप्त, जो थे हुनों के आक्रमण के समय अत्यंत विचलित हुए थे, गुप्त हो जाए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की। तो वो हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था, जो कि गुप्त वंश शासक से संबंधित है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की, तो वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अभी हम लोगों ने देखा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। तो वो जगह भीतरी स्तंभ लेख से हमें ज्ञात होता है कि हुनों पे
स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त किया था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभलेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र जो थे, पुष्यमित्र और हूणों के बीच जो युद्ध हुआ था, स्कंदगुप्त के बीच जो वर्णन हुआ था उसमें मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद के शासनकाल में हुआ, जिसमें वह स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और अगर आप लोग चाहते हैं तो शुरू से अंत तक जाकर ये घटना चक्र का जो प्रश्न है, प्राचीन भारत का इतिहास, आप सभी देख सकते हैं। और ये मैं प्राचीन भारत का जो है प्रश्न बहुत जल्द ही समाप्त होगा, उसके बाद आधुनिक भारत लेकर आऊँगी। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और इसका ये जो PDF है वो टेलीग्राम पर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो कोई प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत यानी कि सिल्वर सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त शासक के रूपक यानी रूपक कहा जाता है। गुप्त काल में क्या कहा गया है? रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था, जो कि एक क्या था? चीनी यात्री था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ सुम्मिलित नहीं है बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, तो सुम्मिलित नहीं है तो कुमारगुप्त प्रथम का जो है मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, पत्तिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है। और प्रभावती गुप्ता की बात करें तो प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है। उदयगिरी गुहा अभिलेख की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके उदयगिरी गुहा अभिलेख जो संबंधित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ना कि प्रभावती गुप्ता से। इनका कोई अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है। तो प्रश्न जो है, प्रश्न के अनुसार सुम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। आगे बढ़, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पर माना जाता है? तो वो हो जाएगा दसपुर अभिलेख, जिसे मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, मंदसौर प्रत्यस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, जिसमें अभी हम लोगों ने जो जैसे मिलान किया था उसमें देखा था कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख प्रस्तुति से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? यहाँ शिलालेख है, तो ये दसपुर शिलालेख से हमें रेशम बुनकरों की जानकारी की श्रेणी मिलती है। और हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। प्रयाग प्रस्तुति हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त, अशोक और भी सब नाम क्या है, प्रयाग प्रस्तुति जो इलाहाबाद के से संबंध जो है उससे संबंधित है, हम लोगों ने देखा था। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटकर सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर है शासक सूची 1 में और सूची 2 में है रानियाँ, यानी कि उनकी धर्म पत्नी के बारे में बताना है कि किन शासक की कौन सी थी। तो यहाँ चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त की जो अगर धर्म पत्नी की बात करें तो वो थी कुमार देवी। तो ए का 3 इसका हो जाएगा, ए का 3। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को हो जाएगा दत्ता देवी, यानी कि बी का 1। आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो थी वो थी कुबेर नागा। और समुद्रगुप्त की हो जाएगी अनंत देवी। तो डी का 4 हो जाएगा यहाँ पे, डी का 4 और सी का 2। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ध्यान में रखेंगे डी का 4 या फिर सी का 2 कहाँ पर है, तो वही इसका राइट आंसर हो। तो देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो डी का 4 यहाँ भी है, डी का 4 इसमें भी है,
सी का 2 देखें तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक और देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ए का 3 हमने लगाया था, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण के रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए थे। दक्षिणी पूर्व एशिया व्यापार पर क्या थे, वो निर्भर हो गए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था। पतन कहने का मतलब बंदरगाह, तो वो ताम्रलिप्त जो बंदरगाह था वहाँ से होता था। गुप्त काल में ताम्रलिप्त बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार करते थे। और पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाह मृगुकच्छ, भचोड़ था, जहाँ से उत्तर भारत का पश्चिम देश के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ कर। प्रश्न है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास को सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है। तो इसका देखिए, अगर प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी, ब्राह्मण, पुजारी और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। तीसरा है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और दक्कन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो वस्त्र उद्योग गुप्त काल की प्रमुख उद्योग भी थी। प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राराक्षस की प्राचीन विषय वस्तु है, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिक्षियों के बारे में ये मिलता है। यहाँ देखें तो डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया। उनके नाटक मुद्रा राक्षस ने से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्भिक्षियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ रचना के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन है सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो इसमें से जो गुप्त कालीन यहाँ बोला गया है गुप्त काल में, तो गुप्त काल में ये चारों नाम देखने को नहीं मिलता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग काल जो था 600 ईसा पूर्व था। और आप सभी जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 275 ईस्वी में हुआ था, यानी कि एडी में हुआ था, और सभी को पता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। ठीक है, शौनक की बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाट्यकार थे, जो कि ये तो आयुर्विज्ञान थे ही नहीं, तो ये तो नाटककार थे, तो इनका नाम नहीं रहेगा। सौमिल की बात करें तो ये गुप्तकालीन भी नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कपिपुत्र के साथ वाद किया। इस प्रकार हम देखें तो औषधि के क्षेत्र में इनका किसी का नाम देखने को नहीं मिलता है। नाम है भी तो ये क्या है, 600 ईस्वी पूर्व है। और यहाँ देखिए गुप्त काल का 275 एडी में ही श्री गुप्त ने प्रारंभ किया था। और जो सुश्रुत का मान्य काल है वो 600 बीसी में है, और इसका जो था 1500 बीसी के करीब था, यानी कि 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत गुप्त काल के समकालीन मानना क्या था, गुप्त काल के समकालीन हम लोग नहीं मान सकते हैं, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर गुप्त काल नहीं रहता तो ऑप्शन यहाँ मतलब कि सही होता, लेकिन
यहाँ जो दिया हुआ है गुप्त काल में औषधि के लिए, तो ये 65 बीपीएससी में पूछा गया, तो बीपीएससी ने इसका सही आंसर सुश्रुत माना है। लेकिन ऐसे देखें तो इसका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आप सभी को व्याख्या बताया है। लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक, लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। ठीक है, यानी कि जो ग्रंथ है संस्कृत में है और काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक ही भाग है। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही आंसर। प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये राइट आंसर है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो नहीं। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, 5वीं सदी में, तो सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन देखें तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय यात्री फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित है, तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। चीनी यात्री फायान गुप्त काल में भारत आया, उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर धनिकों ने एक बड़े अस्पताल का स्थापना की है, जहाँ निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था, और यह देश भर में रोगी के इलाज के लिए आता। प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष संबंधित था, तो वो हो जाएगा छनपक जो था वो संबंधित था। प्रश्न को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल के थे, तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, वो थे शासन। प्रश्न है, इनमें से पहली बार यह व्याख्या की थी किसने की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त, यानी कि दिन और रात, ये जो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय जो होता है वो किसने किया था, तो वो आर्यभट्ट हो जाएंगे जिन्होंने यह व्याख्या किया था। प्रश्न 51 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, यानी कि गुप्त काल में स्वर्ण को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में स्वर्ण को दिनार कहते थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो वही दिनार उसे कहा जाता था। देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है 1992 और 2017 में भी ये पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में। प्रश्न है, गुप्त काल में मुद्राओं का नाम था, तो देखिए रजत, यहाँ पर हमने देखा गुप्त काल में स्वर्ण को दिनार कहते थे, रजत यानी सिल्वर को हम जो कहते थे रूपक कहते थे, तो इसे भी याद रखेंगे, रूपक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें एरन अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो इधर दिया हुआ है सम्राट और इधर है विरोधी, यानी कि कह सकते हैं कि उन्हें जो अन्य नाम से जो जाना जाता था वो एक तरह से हम कह सकते हैं। तो अशोक की बात करें तो इन्हें हम प्रियदर्शनी भी के नाम से भी जानते हैं, प्रियदर्शनी। और समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को पराक्रम, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य। तो देखें तो 1 का 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये गुप्त काल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया, यानी गांव दान दिया, तो हो जाएगा वो गुप्त वंश हो जाएगा। यहाँ है कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों ने जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ
गांव की भूमि से उत्पादन होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? तो बात करें कि स्त्रियों को पुरुष के बराबरी थी, तो वो एक थी जो थी ऋग्वेद में ही हमें देखने को मिलता है। और सब देखें तो गुप्त काल, चोल, मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी अच्छी नहीं थी पुरुष के बराबर में। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग जो था उसे देना पड़ता था। प्रश्न को दोहराया गया है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? अभी हम लोगों ने देखा क्या था, 1/6 यानी छठा भाग था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का छठा भाग था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली, यानी बिना जोती हुई जो बंजर भूमि हुआ करते थे उसे अपरहत कहा जाता था। ये गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का भी क्या था, एक पद, एक टर्म। भारत के इतिहास में संदर्भ में कुलयाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या विशिष्ट करते हैं? तो ये जो शब्द है ये भूमाप के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। भूमाप यानी भूमि मापने के लिए ये सब जो है वर्ड यूज किया जाता था। गुप्त साम्राज्य में निम्न से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? यानी कर रहित यानी टैक्स नहीं लिया जाता, तो वो हो जाएंगे ब्राह्मण हो जाएंगे। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भी भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, याद रखेंगे। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी और तथा इनके ऊपर धारकों को पूर्ण स्वामित्व था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्राचीन भारत में सिंचाई को कहते थे तो विदक भागम कहते थे प्राचीन काल में सिंचाई को। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों उपकरणों है तो ये प्रसिद्ध था। तो लोहे के यंत्र और उपकरण से संबंधित है क्या, वारंगल। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कधुरा तथा चौल किसके लिए विख्यात था? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार करने वाले के लिए प्रसिद्ध था, विदेशी व्यापार। तोरमान किस जातीय दल का था? तो ये हुन का था, हुन। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हुन शासक ने मिहिर कुल को पराजित किया था, तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? तो हो जाएगा सुंग यून। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की थी। प्रश्न फिर से वही है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की। तो चीनी यात्री सुंग यून की बात करें तो 518 ईस्वी में आया था और 3 साल तक था वो, तो 521 हो जाएगा। तो 518 से 521 तक देखते हैं तो ऑप्शन में 515 है, 525 है, 545, 592, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, तो सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं। और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, तो शतरंज का खेल जो हुआ था भारत से हुआ था। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। तो भारत से ईरान, उसके बाद यूरोप। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो
कपिल। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदाय के परिगणित महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न फिर से वही है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका। फिर से प्रश्न को रिपीट किया गया है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था तो वो कपिल के द्वारा किया गया था। प्रश्न है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, तो ये क्या है, गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक, तो ये सही हो जाएगा। तो केवल बी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन एक है, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कथन दो है, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा गया है, किसी देवी देवताओं के सत्ता द्वारा नहीं। तो कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, तो कथन एक एवं कथन दो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएगा पतंजलि। और ये देखिए प्रश्न कितने बार रिपीट हुए हैं, तो ये आप सब प्रश्न हल्का भी है तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट जो होगा, जो 150 से ऊपर प्रश्न है वो अगले में वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।